Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस को, कक्षा 9 के विज्ञान को। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी गति, मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। और अपनी हाल ही की क्लासेस में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा करी, उनको समझा। जिनमें से कि जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। दूरी, विस्थापन, इसके अलावा वेग और चाल। इसी सीरीज में, इसी क्रम में हम लोग आज एक नए टर्म्स को और एक नए राशि को समझना की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कब हम कहेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ है या बॉडी में त्वरण उत्पन्न हुआ है, कब हम कहेंगे कि बॉडी में जो त्वरण है वो कितना है, उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्या उसके लिए सूत्र होगा और क्या त्वरण के लिए मात्रक होता है। इन सभी चीजों को हम आज की क्लास में डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। तो नोट डाउन करते रहिएगा जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी आपको आने चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आज की क्लास को। एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने ये बात करी थी कि जब वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि किसी समय अंतराल में, किसी समय के गैप में, कोई टाइम सपोज अभी कुछ और है और कुछ अलग टाइम पर वेग अलग अलग हमको मिले। सपोज इसको सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि ए बिंदु पर से वस्तु चलना प्रारंभ करी, उसका वेग था 20 मीटर प्रति सेकेंड, और बी बिंदु पर पहुंचते पहुंचते उसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, और ये वेग उसका बदला कुछ 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में उसका वेग 20 से 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? देखो, वेग में परिवर्तन हुआ है समय के साथ। तो जो वेग परिवर्तन की दर है, यानी कि जो वेग में परिवर्तन हुआ और उसको जब समय से भाग हम करेंगे तो हमें त्वरण पता लगेगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से त्वरण की जो सिंपल परिभाषा है वो है वेग में परिवर्तन की दर। आई होप आप समझे होंगे। नोट डाउन कीजिए इस बात को। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें हमने दो प्रकार की बात करी थी, दो प्रकार के वेग। जरा समझो इस बात को। एक समान वेग हमने बोला था, अगर वेग एक समान होगा तो क्या होगा, और अगर वेग असमान होगा तो क्या होगा। ठीक है? एक समान वेग में हमने बोला था कोई वस्तु, सपोज कोई गाड़ी चलना शुरू करती है ए बिंदु से बी बिंदु तक, आपके घर से आपके बाजार तक जाती है। पूरे रास्ते में ए बिंदु पर उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, और बी बिंदु पर भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। पूरी यात्रा में उसकी जो उसका जो वेग था वो एक समान था, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे का था। ठीक है? तो एक समान वेग का मतलब क्या हुआ? सब जगह समान वेग होना। अब यहां पर आप देखिए, समय सपोज उसको 2 घंटे का लगा, 2 घंटे का लगा, ठीक है, 2 आवर। तो यहां पर आप देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? वेग में परिवर्तन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन नहीं, यहाँ पर वेग में परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले भी वेग मुझे 50 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है और उसके बाद भी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का एक समान वेग मुझे दिख रहा है। वेग में परिवर्तन नहीं, मतलब त्वरण
शून्य, यहाँ पर त्वरण नहीं। ठीक है, तो एक समान वेग वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कौन सा वेग करेंगे, असमान वेग वाला। ठीक है, आप ये जानते हैं कि वेग जो है दिशा पर भी निर्भर करता है, ये बात भी ध्यान रखें। वैल्यू सही, सिर्फ वैल्यू सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, बट दिशा अगर दिशा भी अगर अलग है, ये तो चाल समान हुई ना, चाल एक जैसी हुई, अगर दिशा भी समान है तो तब की बात मैं कर रहा हूं एक समान वेग में। ठीक है, दिशा को भी आप ध्यान में रखें। असमान वेग में क्या होगा, असमान वेग में क्या होगा कि ए बिंदु पर वस्तु का वेग बी बिंदु पर वस्तु का वेग में कुछ ना कुछ अंतर होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिखेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए कि त्वरण को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, त्वरण को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, वेग में परिवर्तन की दर को। तो त्वरण का जो सूत्र हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कितना समय लिया गया है वस्तु द्वारा वेग में परिवर्तन करने के लिए। ये हमारा जनरल सा फॉर्मूला है त्वरण को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमको त्वरण यानी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूला को दूसरे टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण को हम स्मॉल a से निरूपित करते हैं, वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v से निरूपित करते हैं, और समय अंतराल को हम t से निरूपित करते हैं। तो इस तरीके से भी हम इस सूत्र को शो कर सकते हैं, a बराबर डेल्टा v अपॉन टी। और डेल्टा v कैसे निकालेंगे, हम जब हमको जब वेग में परिवर्तन निकालना होता है तो हम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हैं। क्या करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को हम v से निरूपित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, तो v माइनस यू अपॉन टी हम करते हैं। तो ये तीनों ही सूत्र क्या है, ये तीनों ही सूत्र हमारे त्वरण के सूत्र हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। ठीक, अब अगर त्वरण वेग की दिशा में है, अगर त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लेंगे, और अगर वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लेंगे। सीधी सीधी बात है। यहां पर त्वरण धनात्मक होगा यदि यदि वेग की दिशा में हो। अगर त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक होगा। एक पॉइंट ही ध्यान रखने के लिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने के लिए क्या है कि त्वरण ऋणात्मक होगा यदि वेग की दिशा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, त्वरण धनात्मक कब होगा, त्वरण ऋणात्मक कब होगा, इस बात को हमने यहाँ पर नोट डाउन करा है। इसे आप अपने टर्म्स में लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए। त्वरण धनात्मक होगा कब, जब वह वेग की दिशा में होगा। त्वरण ऋणात्मक होगा कब, यदि वेग की विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर और बात कर लेते हैं, मात्रक यानी एसआई मात्रक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या मात्रक होता है त्वरण का, तो त्वरण का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको लिख रहे हैं, जनरली हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो लाइन खींची हुई है ना बीच में, इसको प्रति की लाइन बोलते हैं, पर। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि इसको इतनी बात आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ उदाहरण और देता हूँ, कुछ और चीजें लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते हैं। देखो, ये त्वरण वाला कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं तो आप कुछ साल बाद कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो वहां पर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण के रूप बारे में बात करते हैं। एक समान त्वरण, कब हम कहेंगे कि किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो एक समान त्वरण है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कब हम कहेंगे कि वो असमान त्वरण है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक समान त्वरण के लिए ध्यान दीजिए, आप एक समान त्वरण में लिखेंगे यदि एक वस्तु, मतलब यहां पर हम लोग सीधी रेखा, सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं। ध्यान, मैंने आपको बताया चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था, हम सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं कि वस्तु क्या है, सीधी रेखा में चल रही है। अगर वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और इसका वेग समय, समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, मतलब 5 मिनट में स्टार्टिंग करी गाड़ी ने, 5 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, अगले 5 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वेग देख रहे हैं आप, हर समय अंतराल में 5-5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर समान समय अंतराल में वेग समान रूप से बढ़ता है या घटेगा, घटने के लिए भी सेम बात होगी, तो हम उसको कहेंगे एक समान त्वरण। हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। बात समझ में आ गई? चलिए लिखो इसको। यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता हो, यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता हो, तो उस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी गति कैसी होती है, एक समान त्वरित गति होती है। ठीक है, असमान त्वरण में क्या कहेंगे, अगर वेग असमान रूप से बदल रहा हो, तो यदि वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से, समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है, असमान रूप से बढ़ता या घटता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उस प्रकार के त्वरण को कहेंगे असमान त्वरण। ठीक है, तो जनरली जो है कैसा त्वरण हमको देखने को मिलेगा, असमान त्वरण देखने को मिलेगा। समान त्वरण का उदाहरण मैंने क्या दिया, उदाहरण भी लिख सकते हैं इसमें चाहे तो। एक समान त्वरण की गति का जो उदाहरण है, स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में? चलिए,
तो ये कुछ बातें थी हमारी त्वरण से रिलेटेड, ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। असमान त्वरण हम लोग डेली लाइफ में, सपोज आप कार से अपने गांव से घर जा रहे हैं, तो रास्ते में आप कहीं पर तेज चलाएंगे, कहीं पर कम स्लो चलाएंगे, है ना, कहीं पर आपका वेग अधिक होगा, कहीं पर आपका वेग कम होगा, तो वो हो गया असमान त्वरण। ठीक हो गई बात, ठीक है। एक समान त्वरण समझा दिया है, वेग त्वरण की परिभाषा लिख दी है, त्वरण के हमने फॉर्मूला लिख लिए हैं, त्वरण धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.4, ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.4। चलिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, उदाहरण है ये। इसमें कहा गया, पहले क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन को समझो, देखो बच्चों, अपने आप से रिलेट करो इसको। आप लोग साइकिल तो चलाते होंगे ना, ठीक है। सपोज आपने साइकिल चलानी शुरू करी और साइकिल चलाते चलाते आपने उसको बहुत स्पीड से भगा दिया। 30 सेकंड में आपने साइकिल चलाई और 6 मीटर प्रति सेकंड चल गई। अब सामने अचानक से कोई खड्डा आ गया, या फिर कोई व्यक्ति आ गया, या फिर कोई मोड़ आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगा के गाड़ी की, साइकिल की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी, है ना। तो 6 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई। कितने टाइम में, उसके लिए कुछ समय भी लगेगा, 5 सेकंड का समय लगा। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो वेग परिवर्तन कितनी बार हुआ है, पहले साइकिल थी विराम में, रेस्ट में, पहले साइकिल थी रेस्ट में, मतलब खड़ी थी। उसके बाद आपने साइकिल को दौड़ाया, आपने उसको एक्सेलरेट करा, और फिर उसके बाद उसमें ब्रेक लगाए। तो कितनी बार इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, कितनी बार त्वरण, एक बार तो यहाँ वेग परिवर्तन हुआ और एक बार यहाँ वेग परिवर्तन हुआ। तो 2 बार त्वरण हमको निकालना है, एक तो ब्रेक लगाने से पहले और एक ब्रेक लगाने के बाद, मतलब एक गाड़ी शुरू जब करी तब और एक ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली स्थिति में, पहली स्थिति कौन सी है, जब आपने गाड़ी उठाई, जब वो विरामावस्था में खड़ी थी, उसके बाद आपने उसको उठाया। ठीक है, पहली स्थिति में क्या होगा, देखो विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग जो होगा गाड़ी का, पहले तो रेस्ट में। ध्यान देना इस विरामावस्था शब्द पर, जब जब आप इस विरामा अवस्था शब्द को सुनेंगे, जब जब आप इस विरामा अवस्था शब्द को सुनेंगे, तो इसका मतलब एक वेग जो होगा वो शून्य होगा, उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, विरामा अवस्था की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम वेग, उसके बाद वो चलाते चलाते उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसको हम कहेंगे अंतिम वेग। चलाते चलाते साइकिल की स्पीड v इज इक्वल टू हो गई 6 मीटर प्रति सेकेंड। साइकिल का वेग कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लगा, समय अंतराल कितना है, यानी कि टी की अगर बात करें तो टी है हमारे पास 30 सेकंड। ठीक हो गया। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र पीछे क्या सूत्र लिखा था, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी से, पीछे सूत्र लिखा था ना, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी से। चलिए मान रखिए, a बराबर v का मान कितना है 6, u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0 बटे 30 मतलब 6 बटे 30, और 6 बटे 30 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा a बराबर 1/5, 1/5 मतलब 0.2। जब आप इसको भाग करोगे तो ये आएगा 0.2, और मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर लिखना है त्वरण के आंसर में। ठीक है, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसका जो मात्रक आपको बता रखा है उसको जरूर लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। आंसर को अच्छी तरीके से लेबल करना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है बच्चों, दूसरी स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी स्थिति में जब ब्रेक लग गए हैं तब की बात है। अब ये स्पीड से आप ब्रेक लगा रहे हैं दूसरी स्थिति में, तो ब्रेक लगाते टाइम क्या होगा, ब्रेक लगाते टाइम क्या होगा, देखो प्रारंभिक वेग यहां भी होगा, u,
और अंतिम वेग यहां भी होगा। v। तो u और v क्या होगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अब जो गाड़ी जो है ना यहाँ से 0 से चलना शुरू करी थी और 6 मीटर प्रति सेकंड पे पहुंच गई। अब यहाँ से ब्रेक लगे हैं और ये वापस 4 मीटर प्रति सेकंड पे हो गई है। मतलब कि ये वाली यात्रा का तो हमको कोई लेना देना नहीं, अब ये 6 से 4 वाली यात्रा का हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कितने से कर रही है गाड़ी चलना, 6 मीटर प्रति सेकंड से। ध्यान रहेगी ये बात, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब हम इसको मानेंगे 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ब्रेक लगना शुरू हुए, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट में कितना रह गया वो ब्रेक लगने के बाद, 4 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा, कितना समय लगा ब्रेक लगने में, t, दैट इज 5 सेकंड, 5 सेकंड का समय लगा। ठीक है, 5 सेकंड का समय में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को सीखना होगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई, समय कितना लगा, 5 सेकंड। तो दोबारा से सूत्र लगाइए, सूत्र क्या है, a बराबर v माइनस u अपॉन टी से, सूत्र a बराबर v माइनस u अपॉन टी से। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए जल्दी से। a बराबर v कितना है अपना 4, u कितना है 6 बटे t कितना है 5। तो 4 माइनस 6 कितना होगा भाई, माइनस का 2। 6 में से 4 जाते हैं तो 2 बचता है, 4 में से 6 जाते हैं तो माइनस का 2 बचता है बटे 5। और 2 बटे 5 जब आप करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा, जब 1 बटे 5 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2, 2 बटे 5 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन माइनस का, अब इस माइनस की कहानी क्या होगी, पहले आप अपना आंसर लिखेंगे और फिर आप इस माइनस को बताएंगे। मैंने आपको बताया था ना, त्वरण जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। त्वरण क्या है, ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखवा रखा है आपको, त्वरण जो है वो ऋणात्मक होगा। कब होगा ऋणात्मक, जब वेग की दिशा के विपरीत होगा। तो आपको ये बात लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो साइकिल में ब्रेक लगाने के कारण उत्पन्न जो त्वरण है उसकी दिशा वेग की दिशा के विपरीत है। अब इसको समझने की कोशिश करो, गाड़ी आपकी ऐसे चल रही है, ब्रेक लगाने पर वो पीछे की तरफ खिंचती है ना, विपरीत होती है ना, पीछे की तरफ खींचती है। इसीलिए तो मतलब ऐसा लगता है आपको कि गाड़ी कोई पीछे की तरफ खींच रहा है ब्रेक लगाने पर। ठीक है, तो जो दिशा होती है हमारी गति की, उसके विपरीत दिशा में त्वरण लगता है जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं। इसीलिए अगर हम उस कंडीशन में त्वरण को फाइंड आउट करें, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, तो वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी नेगेटिव। वो क्या आएगी हमारी नेगेटिव, यानी माइनस में। तो ये था आपका न्यूमेरिकल उदाहरण नंबर 8.4। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपने नोट डाउन कर ली होगी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और अगली क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और आपको देख के, आपको आज में जो बातें क्लास में बताई न्यूमेरिकल्स देख के कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।